हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर शुरू करते हैं। आज का सॉल्यूशन है, पहला क्वेश्चन है भैया, थोड़ा ज़रा जल्दी से देखते हैं, टाइम कम है। अगली कोई बात नहीं करते इस समय, क्योंकि वक्त का समय को ध्यान में रखते हुए ठीक है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। लाभ हानि के सही निर्धारण में सहायता हेतु लेखांकन अवधारणा है। तो लेखांकन अवधारणा जो है, लाभ हानि का सही जो है ज्ञात करने के लिए वो वसूली अवधारणा और मिलान की अवधारणा होती है भैया। जबकि इसके अलावा जो अवधारणा होती हैं वो आपकी चालू संस्था की अवधारणा और व्यावसायिक अवधारणा। तो ये भैया क्या होता है कि जो वसूली अवधारणा होती है उसका मानना यह है कि किसी भी व्यावसायिक लेन देन से आगम की जो होती है लेखांकन को उसके वसूल हो जाने पर ही शामिल किया जाना चाहिए। और वसूल होने से मतलब होता भैया, जब आप अपनी सेवाएं प्रदान कर देते हो, ठीक है, सेवाओं को वास्तव में आप प्रदान कर देते हो, दे देते हो, ठीक है, तब जो है आपकी जो वसूली अवधारणा है उस समय कहती है कि वो वसूल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वसूली से मतलब जो होता है वो ये होता है कि उस समय वसूली मानी जाती है जब वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान हो जाता है और आप पूर्ण तरह निश्चित हो जाते हैं कि ये मेरी इनकम हो गई है। जबकि मिलान अवधारणा कहती है कि आपको अगर कोई आय हो गई है, चाहे वो प्राप्त हुई या नहीं हुई है, अर्जित हो गई है तो रिकॉर्ड कर लो, और कोई ऐसे खर्चे या लागतें जो हो चुकी हैं लेकिन चाहे उनका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है, उनका मिलान करना चाहिए। ठीक, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। और सही लाभ हानि ज्ञात तभी हो सकती है जब हम खर्चों का आय से मिलान करते हैं, चाहे वो भुगतान हुए हो या न हुए हो। ठीक, हाँ, आगे देखिएगा, लागत तथा चालू संस्था तथा व्यावसायिक इकाई। तो चालू संस्था कहती है कि जो मूल्य हैं उनको लागत मूल्यों पर दिखाए, उसमें सारांश घटा के दिखाए, है नहीं। एक कोई संस्था एक बार शुरू हो गई तो जल्दी वो जीवन में संबंध नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। और बिजनेस यूनिटी जो कहती है, इकाई कहती है, सेपरेट एंटिटी के बिजनेस का अपने मालिक से अलग अस्तित्व होता है। लागत तथा समतुल्यता, तो कॉस्ट का मतलब जो होता है वो क्या होता है भैया, लागत अवधारणा, यानी कि जो आपने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी है तो उसको उसकी मूल लागत पर दिखाएं। ठीक है, और समतुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस कहता है कि बराबर करके चलें। ठीक, तुलनीयता। मौद्रिक यानी कि केवल उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करो जो मुद्रा में मापे जा सकते हैं, ठीक, और किसी को नहीं। ठीक है, तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा भैया, उपार्जित व प्राप्त आय का फलिता होता है। तो उपार्जित व प्राप्त आय जो होती है, ठीक है, संपत्तियों में वृद्धि व पूंजी में वृद्धि का फलिता होता है। ठीक है, उपार्जित आय व प्राप्त आय जो होती है, क्या होती है, संपत्तियों में वृद्धि और पूंजी में वृद्धि का फलिता होती है।
क्योंकि उपार्जित आय व प्राप्त आय एक चालू संपत्ति है जिसमें, ठीक है, संपत्तियों में वृद्धि होगी, और एक चालू वर्ष की आय है जिसमें पूंजी में भी वृद्धि होती है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, संपत्तियों में व पूंजी में वृद्धि। आगे देखिएगा भैया, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा। तो देखिएगा, अगर आप कोई व्यापार करते हो, जिस चीज़ में आप व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, उस चीज़ को परचेस करते हो तो परचेज अकाउंट में, और अगर सेल करते हो तो सेल्स अकाउंट में जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। बैंक समाधान विवरण कब तैयार किया जाता है? तो बैंक समाधान विवरण पत्र जो है वो किसी भी समय तैयार किया जा सकता है, जब पासबुक के अनुसार व्यापारी की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, व्यापार की या व्यापारी की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है? देखिए, खाता बही जो होती है ये प्राथमिक नहीं होती। हाँ, आगे बात करते हैं। ये जर्नल का भाग नहीं है, बाकी सब जर्नल के भाग हैं। क्रय विभाग के आंतरिक निरीक्षण में किस प्रपत्र की जांच की जाती है भैया? तो अगर हम बात करें आंतरिक की, तो आंतरिक निरीक्षण में एक होता है आदेश पत्र, मांग पत्र, नहीं, और एक होता है माल प्राप्ति नोट की जांच। तो इन तीनों की जांच वहाँ की जाती है। ठीक, तो इसमें देखा जाएगा कि तो ये सभी आ जाएंगे। आगे देखिए, विधि मापदंड जिसे एक निर्धारित परियोजना के सामाजिक लागत हित मापन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि वह विधि जिसे एक निर्धारित परियोजना के सामाजिक लागत हित मापन हेतु प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, उसे मूल्यवर्धित विधि कहते हैं भैया। क्या कहते हैं उसे? मूल्यवर्धित विधि कहते हैं। सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। ठीक है भैया, हाँ, तो इसलिए जो है मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग जो है क्या करता है कि मूल्यवर्धित क्या होता भैया? वैल्यू एडेड बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो असल में क्या है ना, वैल्यू एडेड मेथड का प्रयोग वैसे भैया जीडीपी में करा जाता है। ये कह रहे हैं विधि मापदंड जिसे एक निर्धारित परियोजना के लिए सामाजिक लागत हेतु मापन हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो मूल्यवर्धित विधि है। ठीक है, ये यहाँ पर नेशनल इनकम की बात नहीं चल रही है, नेशनल इनकम में चलता है मूल्यवर्धित। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, प्रबंध अंकेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रबंध अंकेक्षण की बात अगर हम करें तो प्रबंध अंकेक्षण जो होता है वो प्रबंधक की नीतियों और दायित्व उद्देश्यों का निर्धारण का अध्ययन करना होता है कि वो वास्तव में पूरी तरह से नियंत्रित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्रबंधक शिक्षण कराना जो है वो एक वैकल्पिक है भैया, वैधानिक उत्तरदायित्व नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक है। ठीक है, क्लियर है भैया?
तो ये जो है क्या है कि ये वैधानिक नहीं है, बल्कि क्या है, वैकल्पिक है। आगे बात करते हैं भैया। ये कह रहा है लीज पर ली गई संपत्ति पर सामान्यतः ह्रास लगाया जाता है। तो जो लीज पर संपत्ति ली जाती है उस पर वार्षिकी विधि से ह्रास लगाया जाता है, जो लीज होल्ड होते हैं। ये कह रहे हैं संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष रूप से किस विधि को बनाया गया है। तो क्या होता भैया कि ह्रास कोष विधि को इसके लिए अपनाया जाता है, ठीक है। असल में इस विधि के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि होती है उसे किसी दूसरे कंपनी के अंशों में या कहीं पर विनियोजित कर दिया जाता है, और उस पर मिलने वाला ब्याज भी जो है वो हर साल दर साल विनियोजित करते जाते हैं। और जब संपत्ति के प्रतिस्थापन की समय आता है तो विनियोगों को बेच करके नई संपत्ति खरीद ली जाती है, ठीक। और उसमें अगर कोई वेरिएशन आता है, कोई अंतर आता है, तो वो सामान्य संचय में डाल दिया जाता है, ठीक। तो यह ह्रास कोष पद्धति यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। आगे देखिएगा, आयकर अधिनियम 1961 लागू हुआ था। तो ये आयकर अधिनियम 1961 जो था वो असल में क्या था भैया, बना तो 1961 में था, लेकिन लागू जो हुआ 1962 से हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल 1962 से ये लागू हो गया। रोजनामचा से डेबिट तथा क्रेडिट मदों को खाता बही में हस्तांतरण करने को कहा जाता है। तो जब हम जर्नल से लेजर में, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट एंट्री करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, खतौनी कहलाती है, खतियाना कहलाता है, ठीक है, खतौनी कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती है। तो तलपट के मिलान को प्रभावित न करने वाली त्रुटियां द्विपक्षीय त्रुटि होती हैं, ठीक है। किसी संपत्ति का या तो पूंजीगत आय को आयगत मान लेना, या पूंजीगत को आयगत मान लेना, या आयगत को पूंजीगत मान लेना, है नहीं। तो ये भी एक जो है त्रुटि है जिससे कि हमारे बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे हम सैद्धांतिक त्रुटि भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी सैद्धांतिक त्रुटि हो गई। आगे देखिएगा, एक मशीन 2000 को 1,20,000 रुपये की लागत पर खरीदी गई, और उसका तो ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि 1,20,000 की आपने जो है 2000 को खरीदी थी। एक मशीन 1 जनवरी 2000 को कितने की है, 1,20,000 रुपये की लागत पर खरीदी गई, और ह्रास मूल्य पर उसका मूल्य 15% प्रति वर्ष की दर से किया गया। इसे 31 मार्च 2000 को 80,000 रुपये में बेच दिया। तो कितने रुपए का जो है प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो देखिएगा पहले साल में 15% निकालेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरे साल में निकालेंगे तो 1,02,000 का 15% 15,300 आ जाएगा, ठीक। फिर आप जब घटाएंगे तो तीसरे साल का जो है वो कितना आएगा भैया, तीसरे साल में ह्रास लगेगा 3 माह का लगेगा, जनवरी फरवरी मार्च।
3 महीने का लगेगा, तो 3/12 करके निकालेंगे तो ये 3,251 रुपये आएगा, लगभग 83,449 रुपये ये बैठ जाएगा। ठीक, आपने बेची 80,000 की तो 3,449 रुपये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, 3,449 रुपये। आगे देखिएगा, ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक रहतिया 10,000, विक्रय वापसी 7,000, प्राप्त ऋण 3,000, देनदारों से प्राप्त तो यहाँ पर डेटर्स अकाउंट बना लेंगे। जब डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो डेटर्स अकाउंट में हमें देखिएगा बैलेंस दे रखा है ओपनिंग डेटर्स का, हमें क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं, तो यह हम एक अकाउंट बना लेंगे। टू बैलेंस BD 10,000, बाई बैलेंस CD 13,000, बेड डेट लिखेंगे, बाई में सेल्स लिखेंगे 7,000 की, और कितना कैश मिला है वो लिख लेंगे। टोटल क्रेडिट साइड में से 10,000 घटा करके जो आएगा वो ओपनिंग क्रेडिटर हो जाएंगे हमारे। ठीक, तो यहाँ बात आती है, क्लियर करके देखते हैं कि 40,000 रुपये तो मिले, 7,000 रुपये सेल्स रिटर्न हो गई 47, 3,000 के बैड डेप्ट हो गए। ठीक है, और 13,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 63,000। 63,000 में से 53 घटा दो तो ये 10,000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपये। 10,000 तो भैया इसमें ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी 10,000 तो इस घटाएंगे ना हम, 10 में ही तो कह रहा हूँ, 10 में से इसे घटाएंगे तो ये 53,000 बचेगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी भैया, आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का समीकरण क्या है। तो प्रारंभिक रहतिया ज्ञात करने का समीकरण यही होता है भैया, प्रारंभिक रहतिया बराबर ये हो जाएगा भैया, विक्रय की लागत क्रय मिसप्रिंट हो गया भाई यहाँ पर, ये प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय, ये गलत हो गया बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत हो गया है। असल में होता यह है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं दे रखी। क्वेश्चन गलत हो गया असल में, ये कहीं मिसप्रिंट हो गया असल में। चलिए कोई नहीं, याद रख लेना,
इसका सूत्र यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये इसका राइट आंसर है। और एक चीज़ और भी होती है, अगर कभी कभी नहीं दिया होता तो बेचे गए माल की लागत निकालने के लिए प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया कर देते हैं। तो प्रारंभिक रहतिया बराबर बेचे गए माल की लागत प्लस अंतिम रहतिया माइनस क्रय भी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये असल में क्वेश्चन ही कहीं गड़बड़ हो रहा है। आगे देखते हैं, संशोधन करने को करा जा सकता है कि यहाँ पर अगर चाहे तो इसे इस तरह से संशोधित किया जा सकता है। अब जो है ये सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहे हैं कि लाभ हानि खाते के प्रतिफल शेष को, तो जो लाभ हानि खाते का के प्रतिफल शेष होता है उसको हम क्या करते हैं भैया, पूंजी खाते में घटाना चाहिए। लाभ हानि खाते के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब हानि की बात चल रही है, प्रतिकूल का मतलब हानि की बात चल रही है। ओके, आगे देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का प्रावधान है भैया। तो महालेखा एवं लेखा परीक्षक जो होता है उसका प्रावधान भाग 5 के तहत, ठीक है, किसके, भाग 5, यानी भाग 5 का मतलब हो गया आपका ए। हाँ, आगे बात करते हैं भैया, पूर्वदत्त किराया किराया यदि तलपट में दिया हो, पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया हो तो क्या करते हैं भैया, तो पूर्वदत्त किराया तलपट में दिया तो इसे हम आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं, कहीं और नहीं दिखाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, अधिकार शुल्क के खातों के अंतर्गत यदि कुल अवधि के लिए हड़ताल होती है, कुल अवधि के लिए हड़ताल होती है तो ऐसी दशा में क्या होता है, कुल अवधि के लिए हड़ताल होती है तो हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराया जो है आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। जो न्यूनतम किराया होता है वह आनुपातिक तौर पर कम कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, दिवालिया लेखों में आंशिक असुरक्षित लेनदार, तो आंशिक असुरक्षित लेनदार ऐसे लेनदार होते हैं जिनको अपना पैसा वसूल करने की पूरी गारंटी नहीं होती, कुछ हद तक वो अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है,
सकल लाभ की दर 15%, ठीक। प्रमाप बिक्री 40,000 और वास्तविक बिक्री 20,000 है, ठीक है। तो शॉर्ट सेल्स की बात करते हैं। शॉर्ट सेल्स आ गई 20,000, 20,000 का 15% यानी 3,000 शॉर्ट सेल्स निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो शॉर्ट सेल्स जो हो गई वो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपये। आगे देखिएगा जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार की बात चल रही है, तो जीएसटी के प्रकार एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी ये होते हैं। अगर यूनिटरी स्टेट के अंतर्गत आता है तो एसजीएसटी की जगह यूजीएसटी लग जाता है भैया, नहीं बस इतना फर्क होता है। ओके, आगे देखिएगा वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। तो वैधानिक अंकेक्षण की बात करें तो वैधानिक अंकेक्षण जो है सभी जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती हैं वहां पर वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है भैया, ठीक है। तो सभी संयुक्त पूंजी वाले सीमित कंपनियों की बात चल रही बेटा। ये हो गया सी। आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का संबंध स्टॉक के मूल्यांकन से है, ह्रास लेखांकन से, ह्रास मूल्यांकन से। तो यह ह्रास मूल्यांकन और उसके प्रस्तुतिकरण से है। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। लेखांकन की ऐसी परिपाटी कौन सी है जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति और आय की अति मूल्यांकन नहीं होता? तो अति मूल्यांकन से मतलब ओवर वैल्यूएशन नहीं होता। तो डेफिनेट सी बात है रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, ठीक है, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। आगे बात करते हैं भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? कौन सी एक लेखांकन समीकरण है भैया? तो लेखांकन समीकरण देखिएगा, हाँ, तो लेखांकन समीकरण जो है वो क्या होती है? परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां, ठीक है, ये होगा आपका परिसंपत्तियां बराबर दायित्व प्लस स्वामित्व की इक्विटी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वामित्व, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका संपत्ति, परिसंपत्ति बराबर दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। तो परिसंपत्तियां प्लस स्वामी की इक्विटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है भैया, ये सही हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें भैया, बैंक में भुनाया गया बिल, बैंक में भुनाया गया बिल
संभाव्य दायित्व होता है भैया। बैंक से बनाया गया बिल संभाव्य दायित्व होता है। ठीक है, क्या होता है? बैंक से बनाया हुआ बिल चालू संपत्ति। एक मिनट रुको, आगे बात करते हैं। अंकेक्षक है भैया, तो रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता अंकेक्षक, बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, लेखा परीक्षक का कार्य क्या होता भैया? तो लेखा परीक्षक का जो कार्य होता है वो विभिन्न लेखा वहियों का संकलन करना होता है। उसका जो मेन कार्य होता है विभिन्न लेखा वहियों का संकलन करना होता है। आगे बात करते हैं भैया। ये कह रहे हैं शाखा खाता क्या दर्शाता है? तो शाखा खाता जो है वो शाखा का लाभ या हानि बताता है। शाखा खाता शाखा का लाभ या हानि दर्शाता। अंतिम किस्त की राशि में शामिल ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र। तो अंतिम किस्त की राशि में शामिल ब्याज को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो भैया ये होता है, अंतिम किस्त की राशि गुणा ब्याज की दर बटे 100 प्लस ब्याज की दर। ये राइट आंसर होता है। आगे देखिएगा, द फार्मूला आगे देखिए भैया, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए आय के कुल कितने शीर्षक हैं? 5 शीर्षक हैं भैया। करदाता की सकल आय निकालने के लिए कुल आय के कितने शीर्षक हैं? तो भैया ये 5 शीर्षक हैं भैया। कितने शीर्षक हैं? 5 शीर्षक हैं। ठीक है, आगे देखिए, लेखांकन में निम्न घटनाओं का लेखा किया जाता है। तो लेखांकन में जो लेखे किए जाते हैं जो व्यापार से संबंधित होते हैं उनके लेखे किए जाते हैं। जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम ड्राइंग के नाम से दिखाते हैं, बिजनेस के खर्चे नहीं होते हैं। ठीक है भैया, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का, राकेश को उधार दिया 10,000 रुपये। निम्नलिखित घटनाओं का लेखा किया जाता है। प्रारंभिक रहतिया है जन्मदिन में मिला हुआ उपहार, ठीक है। प्रारंभिक रहतिया जन्मदिन में उपहार, राकेश को उधार दिए 10,000 रुपये। राकेश को उधार दिए 10,000 रुपये। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय आयगत व्यय है? आयगत व्यय की बात करें
तो प्रतियोगिता द्वारा मुकदमे में बचाव हेतु कानूनी व्यय जो है ये आपके आयगत व्यय है, बाकी जो है वो पूंजीगत व्यय है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राप्तियों में से कौन सी प्राप्ति आयगत प्राप्ति है? तो आयगत प्राप्ति और आयगत पूंजीगत, इनसे जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आय प्राप्त करने के लिए जो खर्च करते हैं, जो इनकम कर, तो वो आयगत प्राप्ति होती है। विनियोगों से प्राप्त लाभांश, विनियोगों से प्राप्त लाभांश जो होता है हमारा, वो क्या होता है भैया, प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आता है भैया आपका प्राप्तियों, कौन सी प्राप्ति आयगत प्राप्ति है? तो यहाँ देखेंगे आयगत प्राप्ति के लिए कौन सी वाली आयगत प्राप्ति होगी भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के बदले में। ठीक है, ये हमारी जो है वो आयगत होगी। ठीक है, आगे देखिएगा। गलत हो गया यार। ये गलत हो गया भैया। ये वास्तव में 36 क्वेश्चन है, नंबरिंग गलत हो गई है इसकी, है नी। निवेश कौन सी प्राप्ति आयगत प्राप्ति है नी। तो यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आयगत प्राप्ति है? तो विनियोगों से प्राप्त लाभांश, विनियोगों से प्राप्त लाभांश जो होगा वो आपका, ये असल में क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ठीक है, अमाउंट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम, ये हिंदी में पे ये जो है विनियोग से प्राप्त लाभांश, ये थोड़ा यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह एक व्यवसाय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, जबकि एक व्यवसाय व्यय को पूंजीगत कहा जाता है। तो ऐसे व्यय जो कि हम किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए या भविष्य के लाभों के लिए खर्च करते हैं, वो हमारे पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब वह व्यय भावी लाभों के लिए किए जाए या किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है भैया, तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा।
है नहीं। आगे बात करते हैं, देखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को पहली बार प्रकाशित करने वाला व्यक्ति जो था ल्यूका पेसियोली था, जो इटली का रहने वाला था, जो एक गणितज्ञ था, जिसने जो थी एक पुस्तक लिखी थी डी कंप्यूटी सेट ऑफ स्क्रैप्चराइज, है ना, किस प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर किया जाता है। तो जो बिक्री के आधार पर किया जाता है भैया, वो मुद्रण अधिकार होता है, यानी कि कॉपीराइट होता है। क्योंकि जो कॉपीराइट होता है वहाँ पुस्तकों के बिकने की संख्या पर जो है रॉयल्टी निर्धारित होती है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 92 के अनुसार किसी समयातीत क्लेम की पूर्व जांच में दावों के समर्थन हेतु अपेक्षित है। तो भैया क्या होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 92 के अनुसार जो समयातीत दावों के समर्थन में होता है, वो कार्यालय अध्यक्ष का यह प्रमाण पत्र कि कार्यालय अभिलेख के अनुसार दावे का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया, संबंधित दावेदार से यह प्रमाण पत्र की उससे यह दावा राशि पूर्व में प्राप्त नहीं की है, 10 रुपये का टिकट लगा हुआ है, क्षतिपूर्ति बंधन पत्र जिसमें इन सभी अभिभुगतानों का रिफंड करने का वचन दिया जाएगा जो बाद में भुगतान किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातों का उसमें अभिलेख होता है भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, सभी इसमें आते हैं भैया। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समयातीत आकस्मिक दावों की पूर्व जांच हेतु नियम 93 के अनुसार समय सीमा की गणना की जाती है। तो असल में क्या है, 93 के अनुसार समय सीमा की गणना जो है अनुदान, स्टाइफंड, छात्रवृत्ति, राजस्व और अन्य दावों के स्वीकृति की दिनांक से आकस्मिक दावे जिस माह से दावा विवरण एवं आहरण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये आपका 41 का सी हो जाएगा, जिसमें दावा प्रस्तुत किया गया और उसके अगले मास की प्रथम तारीख से। ठीक है, हाँ, प्रथम दिनांक से। ठीक है, ऐसे दावे जिनके भुगतान हेतु निर्धारित समयावधि में दावा कोषागार में प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं भैया, सामान्य वित्तीय लेखा नियम 103 के अनुसार प्रत्येक मामले में रुपए या अधिक के लिए चेक को जारी करने की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में कोषागार में भिजवाई जाती है भैया। तो यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ बात करते हैं नियम 103 की। ठीक है, नियम 103 के अनुसार, सामान्य वित्तीय नियम 103 के अनुसार जो 10,000 रुपये से अधिक, 1,000 रुपये से अधिक के चेकों को जारी करने की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में कोषागार या चेक में बैंक में भिजवाई जाती है। ठीक है, ये है 103 के अनुसार। तो या तो वो बैंक में या फिर भैया किसमें, कोषागार में। कब, जब वो 1,000 से अधिक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये है सामान्य वित्तीय लेखा नियम 104 के अनुसार सामान्यतः कितनी राशि से कम के चेक जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये 104 की बात चल रही है, तो 100 रुपये से कम के चेक जारी नहीं किए जा सकते, काटा नहीं जा सकता है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 118 में चर्चा की गई है। तो 118 में वाउचर पर भुगतान आदेश के संबंध में जो है चर्चा की गई है। तो ये जो हो जाएगा भैया आपका वाउचर पर भुगतान आदेश के संबंध, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 117 के अनुसार कोई भी बिल या चेक जब उस पर विधित रसीद दे दी जाती है तथा मोहर अंकित कर दी जाए तो वह वाउचर बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है भैया सामान्य वित्तीय नियम 117 के अनुसार जब कोई बिल या चेक पर भुगतान किया और वो निरस्त किया जाए की मोहर लगा दी जाती है तो उसके बाद वह वाउचर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 45 का सी। 45 का सी। आगे देखिए भैया, इनमें से कौन सा सिद्धांत वित्तीय औचित्य के स्तर में नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर धारा निकल रहा है। सामान्य वित्तीय नियम 117 के अनुसार जब कोई बिल या चेक भुगतान किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, तो क्या होता भैया, एक मिनट, भत्ते लाभ या स्रोत होना चाहिए। ये नियम बेटा असल में 110 के अंतर्गत आता है। ये नियम 110 के अंतर्गत आता है। हाँ, तो ये सामान्य नियम 10 के अंतर्गत आता है। भत्ते लाभ या स्रोत होने चाहिए नहीं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक मिनट, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है। तो जर्नल से या सहायक बहियों से, ठीक है, लेन देनों को खाता बही में लिखने की प्रक्रिया जो है वो खतौनी कहलाती है भैया। अगला क्वेश्चन है गुणनफल 25, 90, 3 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भैया। यहाँ पर ये इसकी पावर होनी चाहिए, इसकी पावर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। पावर लगा देते हैं 267, तो इसकी पावर आई 267। ठीक, तो 267 में हम क्या करते हैं भैया, 267 को, ठीक है, 267 की जो वास्तविक घात होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 शेषफल बचेगा और 3 की जो है घात निकालेंगे 3 का, तो इकाई का अंक 3 तिया 9 तिया
27 यानी कि 7 आना चाहिए। आगे बात करते हैं भैया। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 20, 30, 40 तथा से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो कितना शेष बचना है? 7 शेष बचना है। तो 7 शेष बचने के लिए तो यहाँ पर एक चीज आ गई यहाँ पर कि 10, 20, 30, 40 तथा 50, ठीक है। तो इनका सबका ले से निकालते हैं। तो ले से निकालने पर हमें क्या आएगा? ये 600 आ जाएगा इनका सबका, ठीक है। तो 600 प्लस 7 कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 607, यानी हर बार किसी से भी डिवाइड करें तो 7 शेष बचता चला जाएगा। आगे देखिएगा। एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटों में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बात चल रही है कि कितने टाइम चलती है भैया, कि यहाँ पर बात चल रही है कि एक किससे कितने घंटे चल रही है? एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 115 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो वो कितनी दूरी? अंडर रूट 2 प्लस, मतलब ये अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट चढ़ता चला जा रहा है। 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इस तरह से जो है ना, तो ये आता चला जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना x बराबर अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 डॉट 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 ये चलता रहेगा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं कि स्पेस करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, ये फिर इस पर रिपीट होता चला जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस एक्स ले लेते हैं। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, x-1 और x+2, ठीक है, इस तरह से। तो x-2 बराबर लेकर के तो ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 13 परिणामों का औसत 68, पहले 7 का औसत 63 और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर 13 परिणामों का औसत जो है 68 है।
तो उनका योग जो होगा क्या होगा भैया, 13 गुणा 68 करेंगे तो 13 गुणा 68, 13 गुणा 68 का मतलब हो गया 864, वो सॉरी 13 104, 13 78, तो ये 88, ये आ जाएगा 884। 7 परिणामों का योग जो होगा 441 होगा और अंतिम 7 का जो होगा 490 होगा। तो 7वां परिणाम जो होगा वो कितना होगा भैया, 441 490 बराबर माइनस 884 घटा दो तो ये 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 47। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी होगी? ठीक, तो हमने क्या करा, माना कोच की उम्र x है तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी भैया, औसत उम्र की गुणा कर देंगे हम संख्या से। तो औसत उम्र की गुणा संख्या से करने पर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 18.5 प्लस x। ठीक, तो बराबर, तो ये हो जाएगा भैया 74 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि अगर कोच की उम्र उसमें मिला ली जाती है तो 20% बढ़ जाती है, तो 5 कैंडिडेट हो जाएंगे। ठीक, 5 कैंडिडेट हो जाएंगे और उनकी उम्र जो है वो 20% बढ़ जाएगी। तो 5 गुणा ब्रैकेट में 18.5 गुणा 120/100 करेंगे तो ये 111 आ जाएगा। तो x बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 111 में से 74 घटा दो तो ये 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भैया, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है रेल के इंजन के अगले पहिए की परिधि 4.2 मीटर। ठीक है, रेल के अगले पहिए की परिधि 4.2 मीटर तथा पिछले पहिए की परिधि 3.5 मीटर। यदि रेल का इंजन 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर काट रहा है तो वह न्यूनतम समय जिसमें दोनों पहिए संपूर्ण संख्याओं में चक्कर लगाएंगे होगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों पहियों की बात कर रहे हैं। तो माना अगला पहिया n चक्कर लगाता है और पिछला पहिया m चक्कर लगाता है, तो 42 गुणा n बराबर 35 गुणा m। ठीक, जब m की वैल्यू निकालेंगे तो m बराबर लेंगे तो 42n/35 हो जाएगा। ठीक, या फिर हम इसे छोटा करें तो 6m/5 हो जाएगा। n के एक संपूर्ण, ठीक है, संख्या है, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 5 आ गया। 5 चक्करों में चली दूरी जो है वो 42 गुणा 5 बराबर 21 मीटर। ठीक, तो इसे कितना समय लगेगा भैया, 21 को 15 से डिवाइड कर दो, 14 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय बराबर जो होता दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो यह आपका 1.4 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.4। आगे बात करते हैं भैया, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे
जिस जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बात चल रही दो प्रत्याशी हैं, तो हमें नहीं पता कि किसे कितने वोट मिले, तो हमने मान लिया कि माना कुल मतदाता जो थे वो एक्स थे। ठीक है, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ठीक है, तो 8% ने नहीं डाले। ठीक है, तो जब 8% मत नहीं डालेंगे, 8% अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको जो मत मिले हैं वो 48% मिले। तो 48 तो वो प्लस 8 ने वोट डाले नहीं, तो कुल मिला के 56% होगा। 100 में से 56 घटा दो तो 44% जो है वो हारने वाले को मिले। ठीक है, तो भैया हारने वाले को जो मिले वो कितने मिले? 44%। जीतने वाले को मिले 48%। दोनों का अंतर हो गया 4%। 4% जो है वो 1100, तो भैया 100% कितना हो जाएगा? 1100 गुणा 4, 1100 गुणा 100/4, तो ये 27,500 राइट आंसर हो जाएगा। 27,500। आगे देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा B2E एप्लीकेशन नहीं है? B2E, ठीक है, B2E एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा नहीं है आता? तो देखिएगा, ऑनलाइन बीमा पॉलिसी प्रबंध, ऑनलाइन आपूर्ति अनुरोध, विशेष कर्मचारी ऑफर, लोकेट एप्लीकेशन और टैक्स फॉर्म्स। तो क्या होता है? लोकेट एप्लीकेशन और टैक्स फॉर्म्स जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है भैया। ठीक है, हाँ, ये इसमें नहीं आता। बाकी ये सब जो है बिजनेस टू ई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, स्वचालन के माध्यम से सूचना के प्रवाह और स्वयं सेवा क्षमता को सुव्यवस्थित करता है। तो क्या होता है कि SCC स्वचालन के माध्यम से सूचना के प्रवाह और स्वयं सेवन क्षमताओं को सुव्यवस्थित करता है भैया। ठीक है, SCC ये है आपका है। आगे देखिए, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे आमतौर पर पीड़ित के अस्तित्व से बेखबर होने के साथ दोहराने और फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर वायरस की बात चल रही भैया। आगे बात करते हैं, एक ग्लोबल वेब है जिसे लाखों यूजर्स कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे के संवाद करते हैं भैया। तो क्या होता है, जो इंटरनेट एक जाल है भैया। इंटरनेट क्या है? एक जाल है। ठीक है, ये कह रहा है विपरीत सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो ये HTTP है भैया।
HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखिए, अंग्रेजी भौतिक विज्ञान टिम बर्नर्स ली 1990 में के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे भैया? ये वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की थी उन्होंने 1990 में। ठीक है, तो वो इसके लिए टिम बर्नर्स प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, ये कह रहा है एक प्रकार के ई कॉमर्स को संदर्भित करता है जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से बेचने या खरीदने के लिए संदर्भित करता है। ठीक है, तो B2B होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा B2B ई कॉमर्स के लिए एक उदाहरण है? नहीं है। तो ये जो है भैया B2B के लिए ये इंटरनेट के माध्यम से होता है भैया, व्यवसाय चलता है। तो ये तो भैया आदेश भेजना आदेश सब कुछ है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, एक साइकिल निर्माता कंपनी जो इंटरनेट का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ताओं को टायर खरीदती है, ये प्रकार का लेन देन है। तो ये किस प्रकार का लेन देन हो गया भैया? तो ये एक तो जो है B2B हो गया। ठीक है भैया, ये आपके 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर बाद में मिलते हैं, तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।